हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसके अंदर हम कर रहे थे जो 2022 के अंतर्गत आए हुए विभिन्न पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको कर रहे थे, उनको डिस्कस कर रहे थे इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर। तो आई होप सो पहला वीडियो 4 वीडियोस आ चुके हैं, तो वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो सेट है, सेट नंबर 5 है। सेट नंबर 5 के भी अंदर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके 2022 के अंतर्गत आए हुए पेपर्स या क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेट नंबर 5 को। तो सेट नंबर 5 को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले जो भी कैंडिडेट्स नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज अ देश नायक। देश नायक की जो उपाधि है सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की, तो इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बात करें एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये फाउंडर रहे हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ठीक है, एक लीग थी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ठीक है, इसके क्या रहे हैं, ये फाउंडर रहे हैं। और साथ में इनके कौन थे? इनके साथ में थे जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर ही इस लीग की जो है शुरुआत करी थी। और साथ में 1938 को ये आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, ये प्रेसिडेंट रहे हैं। कहाँ पर रहे हैं? ये सेशन था आपका हरिपुर सेशन। ठीक है, हरिपुर सेशन के अंदर। और साथ में इसी के बाद 1939 के अंदर आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं ये। और ये सेशन था आपका त्रिपुरी सेशन। ठीक है। और बट यहाँ पर क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, थोड़ा सा विवाद हो जाता है किसी चीज़ को लेके। तो उसके बाद मतलब एक्चुअली महात्मा गांधी चाहते थे कि जो आईएनसी के प्रेसिडेंट हैं वो बने, कौन बने? पट्टाभी सीतारमैया जो है वो बने आईएनसी के प्रेसिडेंट। बट इलेक्शन के दौरान जो विनिंग टीम होती है, मतलब जो विनर होता है, वो है सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, तो जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अपना ये जो पद है आईएनसी के प्रेसिडेंट का, वो 1939 के अंदर छोड़ दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है। और उसके बाद अगर जो हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज जिसे कहते हैं आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, जिसको शुरू किया किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, इसका क्या किया था? इसकी कमान संभाली थी। ठीक है, इसका चार्ज ही टुक द चार्ज ऑफ दिस आर्म फोर्स इन 1943 के अंदर। बट आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। और कब किया था? 1942 के अंदर। ठीक है, 1942 के अंदर, मतलब एक साल बाद आज़ाद हिंद फौज की जो चार्ज है वो सुभाष चंद्र बोस ने अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन का जो उपाधि है, फादर ऑफ नेशन की उपाधि जो है महात्मा गांधी को, वो किसने दी थी? गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने ही दी थी। ठीक है। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन दिया था, स्लोगन जो काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा जाता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, आज़ादी दूंगा। और एक और नारा था इनका, दिल्ली चलो। मतलब जब ये आज़ाद हिंद फौज के जो कमांडर इन चीफ बने, उस टाइम पर इन्होंने स्लोगन दिया था, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ठीक है। और एक और नारा था इनका, जय हिंद का जो स्लोगन है वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो भी काफ़ी फेमस है, कई बार पूछी जाती है, द इंडिया स्ट्रगल। ये इनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर हम बात करें अगर जो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो हो गया
रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो हमने बात करी हुई है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर जो हम बात करें तो इन्होंने शुरुआत करी थी शांति निकेतन की। शांति निकेतन की जो शुरुआत करी थी वो इन्होंने करी थी, कब करी थी? 1901 के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसे इन्होंने लिखी थी गीतांजलि। गीतांजलि गीतांजलि इनकी एक बहुत बड़ी फेमस बुक है, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर दिस बुक। नोबेल प्राइज भी मिला है इन्हें इस पुस्तक के लिए, और ये कब मिला था? 1913 के अंतर्गत। ठीक है, और इन्होंने 1900 और इन्हें एक टाइटल भी मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, जिसे कहा जाता है नाइटहुड का टाइटल। नाइटहुड का टाइटल जो है वो भी मिला था, जो इन्होंने 1919 के अंदर जब जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग मस्करेट हुआ था, हत्याकांड, तो उसके बाद इन्होंने जो ये टाइटल था नाइटहुड का, ये इन्होंने क्या कर दिया था? रिटर्न कर दिया था, वापस कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये टाइटल जो है वापस कर दिया था, कह दिया था कि भाई हमें आपका जो ये नाइटहुड का जो टाइटल है वो हमें नहीं चाहिए, आप वापस रख लीजिए इसे। इनकी दो इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन हैं, दो लेख जो है, दो पोएम्स है बेसिकली। टू पोएम्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जिसमें से एक है आपकी इन्होंने एक्चुअली कहा जाए अगर जो, तो दो देशों के नेशनल एंथम इन्होंने लिखे हैं। एक है इंडिया का नेशनल एंथम। इंडिया का कौन सा नेशनल एंथम है? वो है आपका जनगण मन। जनगण मन अधिनायक जय है, जो हम गाते हैं। तो ये जो नेशनल एंथम है इंडिया का, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा स्टेट है, आई मीन स्टेट मतलब देश है, जहाँ का नेशनल एंथम इन्होंने लिखा है वो है बांग्लादेश। जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है आज की डेट में, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है, क्योंकि ये स्वयं क्या है, एक बंगाली व्यक्ति हैं, बंगाल से संबंधित है। तो उसका नाम है अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, तो ये जो नाम की नेशनल एंथम, ये दोनों नेशनल एंथम जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के बाद एक नाम लिखा हुआ है लाला लाजपत राय। इनके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लाला लाजपत राय, तो इनको तो सभी जानते होंगे कि भाई लाला लाजपत राय आज़ादी के दौरान जो आपका साइमन कमीशन आया था 1927, उस दौरान इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये साइमन कमीशन के टाइम पर इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है 1927-28 के अराउंड में। ठीक है, फिर हम अगर जो बात करें यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक ने दो न्यूज़पेपर निकाले थे, और वो दो न्यूज़पेपर काफ़ी पूछे जाते हैं। तो न्यूज़पेपर जो इन्होंने निकाले वो काफ़ी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक था इनका केसरी न्यूज़पेपर। केसरी न्यूज़पेपर जो है ये मराठी लैंग्वेज के अंदर था, मराठी लैंग्वेज। और दूसरा न्यूज़पेपर था इनका मराठा। ठीक है, और मराठा जो न्यूज़पेपर था वो था इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि केसरी है तो पंजाबी लैंग्वेज में होगा, नहीं है। केसरी आपका मराठी लैंग्वेज में था, और मराठा नाम का जो न्यूज़पेपर है वो था आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर में। ठीक है, और इन्होंने कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आई शैल हैव इट। ठीक है, मतलब स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा भी इन्होंने दिया था। और बाल गंगाधर तिलक को एक नाम से जाना जाता है, लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के अंदर जो लोकमान्य टर्मिनल है, मतलब एक रेलवे स्टेशन का नाम है, वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और ही इज़ द पार्ट ऑफ लाल बाल पाल। देखिए, एक तीन वर्ड है आपने सुने होंगे, लाल, बाल और पाल। ठीक है, तो लाल क्या हो गए? लाला लाजपत राय। बाल क्या हो गए? पाल क्या हो गए? सॉरी, लाल बाल है ना, बी है, सॉरी, लाल बाल पाल। ये हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और ये हैं बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीन लोगों को लाल बाल पाल के नाम से भी कई बार संबोधित किया जाता है। इंपॉर्टेंट नाम है, चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। और इनके बारे में अगर जो मैं बात करूँ तो ये तो न्यूज़पेपर हो गया। इनकी दो बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख देता हूँ इस जगह यहाँ पे। ठीक है, तो बुक्स एक है आर्कटिक होम।
आर्कटिक होम ऑफ वेदा, ठीक है, एक आर्कटिक होम वेदा, और दूसरी बुक है गीता रहस्य, गीता रहस्य, ठीक है। तो ये दो बुक्स है जो इनके द्वारा लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो हमने सभी फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली, आई होप सो समझ में आ गई होंगी आपको। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जस्ट मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, EFT का फुल फॉर्म क्या है? EFT का मतलब होता है दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखिए कहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है वो इनिशिएट होता है थ्रू द इलेक्ट्रिकल टर्मिनल के थ्रू, ठीक है, जैसे कि आपका टेलीफोन से होता है या कंप्यूटर या मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक टेप्स। अब मैग्नेटिक टेप्स कहाँ पर ये इस्तेमाल होती हैं? जो आपका ATM होता है, आप ATM इस्तेमाल करते हैं तो ATM के पीछे एक ब्लैक कलर की, जैसे आपका ये ATM है, ATM के पीछे यहाँ पर एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, ठीक है, ब्लैक स्ट्रिप। तो ये जो स्ट्रिप होती है दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक टेप। तो जो आपके ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट करने में आपको क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो हेयर BC रॉय अवार्ड इज गिवन टू द, BC रॉय अवार्ड जो है ये दिया जाता है बेसिकली किस फील्ड में? मेडिसिन की फील्ड में, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मेडिसिन में भी, और हम मोर स्पेसिफिकली बात करें तो सोशल मेडिकल रिलीफ, या फिर आप मेडिसिनल ऑर्गेनाइजेशन या मेडिसिनल इंस्टीट्यूट्स हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूट संस्थाएं हैं कोई स्वास्थ्य सेवाओं देती हैं जो, ठीक है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये आपका अवार्ड है BC रॉय अवार्ड, ठीक है। म्यूजिक इंडस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड आता है जिसका नाम है ग्रेनी अवार्ड। ग्रेनी अवार्ड जो है वो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर दिया जाता है। जर्नलिज्म के अंदर बहुत सारे गौरी लंकेश अवार्ड्स हैं, या आपका रामनाथ गोयनका जो अवार्ड है, एक अवार्ड है रामनाथ गोयनका, रामनाथ गोयनका अवार्ड, ठीक है, ये दिया जाता है आपका जर्नलिज्म के फील्ड में जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है इसके रिलेटेड, ठीक है। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका सलीम अली जो अवार्ड है वो भी दिया जाता है आपका, और गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज भी आपके अंदर इसमें दिया जाता है, गोल्डन मैन इन्वायरमेंटल प्राइज भी आपको इसके अंदर दिया जाता है इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर सती प्रथा से रिलेटेड, ठीक है। द कस्टम ऑफ सती प्रथा वॉज अबॉलिश्ड बाय, सती प्रथा का जो कॉन्सेप्ट था ये किसके द्वारा खत्म किया गया था, जो किसके कार्यकाल में खत्म हुआ था, ये बात कही गई है। तो ये खत्म हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक दैट इज इन द ईयर 1829, ठीक है, 1829 के बारे में हम बात करते हैं। और इन्हीं के टाइम पर जो आपका ये सती प्रथा है इसे क्या कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ इलीगल, इलीगल डिक्लेयर किया गया था, और साथ में पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया था इसे, ठीक है, एक दंडनीय अपराध है बाय द बाय क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इंडिया, बेसिकली उस टाइम पर जो अदालतें हुआ करती थी उसके तहत जो है ये इलीगल और पनिशेबल ऑफेंस है बना दिया गया था विलियम बेंटिक के टाइम पर, ठीक है। और यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है, देखिए यहाँ पर लेते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर जो हम बात करें तो इनसे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली जिसे कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि हड़प नीति के जो सिद्धांत थे वो इसके द्वारा ही दिए गए थे, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग ये दिया गया था और इसके द्वारा दिया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम जो था, जो आज की डेट में भी हम फॉलो करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के अंदर मतलब क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, 20-22 मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर आपके स्टेट मिनिस्टर्स हैं। तो हर मिनिस्टर का एक प्रोफाइल है, मतलब कि वो क्या क्या काम करेगा, क्या क्या उसका फील्ड है, क्या क्या दायरा है, वो सब चीज़ें एक तरीके से बनाई जाएंगी। तो ये उसी टाइम पर शुरू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर जो हम बात करें तो ये फर्स्ट वॉइस रॉय है, ही इज़ द फर्स्ट वॉइस रॉय। फर्स्ट वॉइस रॉय है, दैट मीन्स ये कब बना होगा, 1956
1956 के आसपास में ये बना था, जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद, मतलब 58 में आप कह लीजिए वाइसरॉय का पद जो है ये क्रिएट किया गया था। ठीक है। और इसके टाइम पर जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो काउंसिल एक्ट है बेसिकली 1861 का जो काउंसिल एक्ट है वो भी आता है। ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी यहाँ पर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ आप देख सकते हैं कि आफ्टर विच 5 ईयर प्लान द रोलिंग प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड। द रोलिंग प्लान जो है वो कौन से पंचवर्ष के बाद आता है? तो देखिए ये आपका आता है ओके, ये आता है आपका 5th 5 ईयर प्लान के बाद में, आफ्टर 5th 5 ईयर। मतलब अगर जो हम बात करें रोलिंग प्लान आपका आता है एक्चुअली में 6th 5 ईयर प्लान जो था 5 ईयर प्लान उसके अंतर्गत आता है। ठीक है। तो 6th 5 ईयर प्लान कब था ये आपका? ये था 1978 से लेके 1980 के बीच में। तो इस ड्यूरेशन में बेसिकली ये प्लान आता है, और ये प्लान लाया गया था किसके द्वारा? रूलिंग प्लान, दैट इज जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा, जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान जो है लाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है। चलिए फिर पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 से रिलेटेड। तो जो 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन था जो पास हुआ था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस टाइम पर वॉइसरॉय कौन था? तो जब हम बात कर रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो यहाँ पर उस टाइम पर वॉइसरॉय था लॉर्ड लिलिंथगो। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड था दैट इज 1936 से लेके 1944 तक। ठीक है। ये लगभग 8 साल तक वॉइसरॉय रहा है। कौन? लॉर्ड लिलिंथगो। ठीक है। जिस टाइम पर ये क्विट इंडिया मूवमेंट आपका शुरू हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई है, इसका अनाउंसमेंट हुआ था, वो हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ये इसका अनाउंस किया गया कि हम एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका निर्णय जो है आईएनसी की एक मीटिंग के अंदर लिया गया था, और वो मीटिंग आपकी कहाँ हुई थी? बॉम्बे सेशन था वो आपका। ठीक है। बॉम्बे सेशन जो चल रहा था उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया, और इस डिसीजन के अंदर आईएनसी की जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उसमें नॉट प्रेसिडेंट, बेसिकली इसमें गांधी जी ने अनाउंस किया था। गांधी जी ने ये चीज़ बताई थी, कही थी। ठीक है। बताई थी। और ये अनाउंसमेंट हुई। देखिए इस टाइम पर क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। WWR कर लो अगर जो वर्ल्ड, सिंपली WW ले लो यार। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो इस टाइम पर चल रही थी, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वॉर 2 आपकी 1939 से अप्रॉक्सीमेटली 1944 के आसपास तक चली थी। 5 साल तक लगभग वर्ल्ड वॉर का जो पूरा टाइम पीरियड था। ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, ये कहा जाता है इंडिया अगस्त मूवमेंट, इंडिया भारत का अगस्त मूवमेंट। ठीक है। अगस्त मूवमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। या फिर आप एक और नाम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति। ठीक है। अगस्त क्रांति नाम की एक ट्रेन भी है जो आपकी दिल्ली टू मुंबई जाती है, राजधानी ट्रेन, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस। ठीक है। और इस मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, कहा था डू और डाई। मतलब आप आज़ादी ले लो या मर जाओ। मतलब आज़ादी चाहिए, दोगे तो ठीक, नहीं तो हम मर जाएंगे। मतलब एक होता है ना कि करना है करो या मरो वाली जो सिचुएशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिलिंथगो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगर जो हम बात करें, यहाँ पर एक नाम है लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन जो है ये सेकंड 22वां वॉइस रहा है, 22nd नंबर का वॉइस रॉय रहा है, वॉइस रॉय रहा है। ठीक है। या आप कह लीजिए इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा है बेसिकली। ठीक है। या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह सकते हैं इसे। कब से कब तक था? दैट इज इन 1931 से लेके 1936 के बीच में। ठीक है। और इसी के टाइम पर क्या क्या होता है? देखिए इसके टाइम पर क्या क्या होता है आपका, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो देखने को मिलती है। कम्युनल अवार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, जो रामसे मैकडोनल्ड की तरफ से 1932 के अनाउंस किए गए थे कम्युनल अवार्ड्स। ठीक है। और पूना पैक्ट आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पूना पैक्ट, पूना पूना एक्ट, नॉट पैक्ट, दैट इज 1932 के अंदर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आता है आपका, सॉरी, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज 1935 का, जो इनेक्ट हुआ था 1937 में, वो भी इसी के टाइम पर आता है। बर्मा का सेपरेशन, बर्मा
जो आपका आज की डेट में म्यांमार है उसको सेपरेट करने का जो टाइम पीरियड था, सेपरेट हुआ था, भारत से अलग हुआ था, वो भी लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पर हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। और यहाँ पर एक नाम है माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन। तो आपको सभी जानते होंगे, ये वो व्यक्ति है जिसको 3 जून प्लान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत जो है भारत को आज़ादी मिली थी। फाइनली इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करके, मतलब 2 सेपरेट कंट्रीज़ बनाने वाला जो था, वो इसकी निगरानी में या इसकी देख रेख में हुआ था। लॉर्ड वेवल की जब हम बात करते हैं तो ये 23rd नंबर का वॉइस रॉय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह सकते हैं आप इसे। 1943 वॉइस रॉय बेसिकली टर्म ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 57 के बाद जो है टर्म है आपका वॉइस रॉय। 43 से लेके 47 तक आपका ये रहा। उसके बाद जो है वेवल के बाद आपका माउंट बैटन आ जाता है। और फिर ये फाइनली माउंट बैटन क्या करता है, ये कुछ काम करता नहीं है, मतलब रहता नहीं, बट ये सिर्फ सेपरेशन का काम देखता है। ठीक है, और वेवल के टाइम पर देखिए इस ड्यूरेशन के अंदर क्या क्या इवेंट होते हैं, जैसे कि आपका होता है राजगोपालाचारी फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है 1944 के अंदर। एक चीज़ और होती है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कैबिनेट मिशन प्लान आपका, वो भी इसी के अंदर आता है 1946 के अंदर। और साथ में आता है यहाँ बनती है इंटरिम गवर्नमेंट भी बनती है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं इसी के कार्यकाल में। और शिमला कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पर, शिमला कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिलती है 1945 को। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हर एक के काल में कुछ कुछ होता रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिलिंथ को। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मोस्ट ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, आज़ादी के समय नहीं, या फिर आप कह लीजिए कि ब्रिटिश कालखंड में ज़्यादातर भारतीयों का जो व्यवसाय था वो कौन सा था, वो था आपका एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है, ज़्यादातर किसान जो लोग थे भारतीय थे वो क्या करते थे, खेती करते थे। तो खेती किसके अंदर आता है, ये आता है आपका है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं, उसको आप समझ लीजिए। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए सेक्टर्स की हम बात करें इकोनॉमिक में अंदर, तो 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है आपका टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो एग्रीकल्चर है या आपका फिशरी है, ठीक है, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं आपके ह्यूमन साइकिल को चलाने के लिए बेसिक चीज़ें, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। सेकेंडरी में क्या होता है कि भाई जो एग्रीकल्चर से मान लीजिए यहाँ से आपको कॉटन मिलता है, कॉटन मिला, तो उस कॉटन को क्लॉथिंग बनाने में, कपड़ा बनाने का काम जो है वो सेकेंडरी सेक्शन में रहता है। दैट इज़ ये क्या है, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप ये कह लीजिए, यहाँ पर आपको मैक्सिमम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ें आपको कंपनीज देखने को मिलती हैं। अब टर्सरी सेक्टर जो होता है, ये होता है आपका सर्विस सेक्टर। मतलब देखिए यहाँ से एग्रीकल्चर से आपको कॉटन मिला, कॉटन गया है सेकेंडरी सेक्टर में, यहाँ से आपको कपड़ा बना, कपड़ा फिर आप सर्विस सेक्टर में क्या हो गया कि वो फैक्ट्री में बन के तैयार हो गया। अब सर्विस वाले क्या करेंगे, उस कपड़े को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट्स में, शॉप्स में, ताकि लोग उसको कंज्यूम कर सके, मतलब खरीद सके। ठीक है, तो या फिर उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे आज की डेट में बीपीओज होते हैं या आपके कॉल सेंटर्स होते हैं, ये क्या है, सर्विस सेक्टर्स हैं। आप जॉब करने जाते हैं, बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, वो क्या है, सर्विस सेक्टर है। ठीक है, सेवाएं दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके का 3 सेक्टर्स आपको इंडियन इकोनॉमी के अंदर या वो कहीं भी इकोनॉमिक सेक्टर में देखने को मिलता है। भारत के अंदर हम बात करें तो एक बड़ी संख्या जो है, वो आपकी सबसे बड़ी संख्या जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। लगभग आप कह सकते हैं कि 60% पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में है, और बाकी रेस्ट ऑफ द 30% आपकी टर्शरी सेक्टर में है। बट यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वॉल्वमेंट तो ठीक है, बट जो सेकेंडरी सेक्शन है आपका, इसमें 10% लोग ही इन्वॉल्व हैं, बहुत कम पॉपुलेशन जो है वो सेकेंडरी सेक्शन में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो हमारा जो देश का 2 सेक्टर जो मजबूत है, एक तो प्राइमरी सेक्टर थोड़ा सा मजबूत है, और ये आपका टर्सरी सेक्टर मजबूत है। सेकेंडरी सेक्टर जो है हमारा भारत का फिलहाल एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज जो है वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, और अगर जो हम बात करें सबसे ज़्यादा टैक्स पे कौन करता है, भाई देखिए सबसे पॉपुलेशन तो यहाँ ज़्यादा है, बट सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला जो है वो आपका टर्सरी सेक्टर रहता है। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ देख सकते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स कंटेन्स द DPSP। ठीक है, तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 के अंदर आपका लिखा गया है, पार्ट 4 के अंदर मेंशन है ये चीज़, सॉरी। और हमने कहाँ से लिया इसे, हमने लिया इसे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ऐसे बोरो किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल्स आते हैं 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल्स। ठीक है, एक आर्टिकल है आपका 51A, ये कौन सा है, दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स आते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इनकी। अब साथ में अगर जो हम बात करें यहाँ पर एक आर्टिकल है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैं आपको डिस्कस बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक आर्टिकल 40 है जो कि आपका बात करता है कि भाई जो पंचायत सिस्टम है या पंचायत विलेज है, विलेजेस के अंदर पंचायत बनानी होगी, ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ये निर्देश जो है मतलब एक तरीके से लिखा गया है, रूल लिखा गया है कि भाई ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो विलेज पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 के अंदर लिखा गया है। आर्टिकल 44 भी है, ये आपका क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में मेंशन्ड है इस आर्टिकल के अंदर। और आर्टिकल 51 भी कई बार पूछा जाता है, तो इसके अंदर मेंशन्ड है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब आपको इंटरनेशनली जो आपके पड़ोसी देश हैं उनके साथ में आपको शांति वार्ता करते हुए रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति से रहना है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 51, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल्स जो है वो आपको DPSP के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर डांडी मार्च से है। वे डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द डांडी मार्च। अगर जो हम डांडी मार्च की बात करते हैं तो ये डांडी मार्च आपकी, देखिए डांडी मार्च। ठीक है, डांडी मार्च की जब हम बात करते हैं या इसे आप सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, सत्याग्रह। ठीक है, तो ये शुरू होता है आपका कब से, दैट इज 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को ये शुरू होता है। ठीक है, और ख़त्म कब तक होता है, 5 अप्रैल 1930 को ये खत्म हो जाता है। मतलब 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक ये मार्च चलती है। और ये कहाँ से शुरू होती है, 12 मार्च में शुरू होती है साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद के अंदर है। और ये कहाँ तक जाता है, डांडी तक जाता है, डांडी। ठीक है, और डांडी कहाँ पर है, डांडी जगह जो है एक गुजरात के अंदर जगह है जिसका नाम है नवसारी, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर है, वहाँ तक जाती है ये पूरी की पूरी मार्च। ठीक है, और गांधी जी इस मार्च को कहते हैं पुअर मेंस स्ट्रगल, पुअर मेंस स्ट्रगल। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या था कि भाई जो नमक है, नमक पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया था, टैक्सेस लगा दिए थे। तो जब उन्होंने टैक्सेस लगा दिए तो भाई गांधी जी ने कहा कि ये तो नेचुरली मिलने वाली चीज़ है, इस पर आप टैक्स लगा रहे हैं तो लोग खाएंगे कैसे, जो नमक रोटी खाते हैं वो भी कैसे खा पाएंगे। तो उसके लिए उसके विरुद्ध में, उस टैक्स के विरुद्ध में इन्होंने ये मार्च निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है साबरमती। ठीक है, साबरमती, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक नाम और आ जाता है, जो पहले एक फर्स्ट वुमेन जो है, वुमेन जो अरेस्ट हुई थी यहाँ पर सॉल्ट सत्याग्रह के अंदर अरेस्ट हुई थी। ठीक है, उनका नाम है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ठीक है, और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ मिनट,